नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं एक जुनून बैच लेकर आ रहा हूं और इस जुनून बैच के लिए मैं आपको एक ऐसा नोट्स तैयार करके लाया हूं। नोट्स को पढ़ने के बाद आप एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं सिर्फ कहता नहीं हूं दोस्तों, मैं वो करके दिखाता हूं और इसके लिए आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत किया हूं। और बहुत मेहनत करने के बाद आप सिंधु जो सभ्यता है, इस सभ्यता को कई बार पढ़े होंगे, कई टीचर से आप पढ़े होंगे, लेकिन इससे बेहतरीन आप नहीं समझ सकते हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपना 100% देकर इस नोट्स को तैयार करके और आपके लिए लाया हूं, जहां पर मैं आपको बिहार पुलिस के लिए जो प्रश्न बनते हैं एकदम शॉर्ट वे में मैं समझाऊंगा और ऐसा नोट्स ले आपको समझाऊंगा। देखिए पूरा नोट्स आप देख लिए, कितना मेहनत देख लिए, कैसे कैसे करके लाया हूं आपके लिए। और इस नोट्स को पढ़ने के बाद मैं इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो पूरा ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा। तो आप एक सही से थ्योरी भी पढ़ लीजिएगा और इसके बाद आप इसका ऑब्जेक्टिव लगा लीजिएगा। और आप ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद आप खुद बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। एक कमेंट कीजिएगा कि क्या ये बैच आपके लिए लाभदायक है, क्या इसको कंटिन्यू रखा जाए। आप दोस्त एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप जैसे सहयोग बनाए हैं वैसे सहयोग बनाए रखिएगा। अगर आपको सच में वर्दी लेनी है तो एक बार विश्वास करके और इन सभी क्लास को आप सही तरीके से देख लीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, शुरुआत करते हैं आज अपने नए बैच की एक डेमो क्लास के तौर पे सिंधु सभ्यता। देखिए दोस्तों, क्या है ये सिंधु सभ्यता और कहाँ से इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बहुत आसानी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। सिंधु सभ्यता क्या है और कैसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपना पहला जो टॉपिक है यहाँ से देखते हैं। देखिए जो यहाँ से सिंधु सभ्यता है, ऐसा माना जाता है कि 2400 ईस्वी पूर्व से लेकर, ठीक है, 1750 ईस्वी पूर्व तक, ये डेट अलग अलग भी कहीं दिए रहते हैं, इतना तक की सभ्यता की मान्यता है जो मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो मेन पॉइंट है वो आपको हम पढ़ाऊंगा और जहाँ से प्रश्न बने हुए हैं वैसे प्रश्नों को ही हम लोग करेंगे, जिसको मैंने एकदम शॉर्ट वे में समझा के लाया है। आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसका पूरा जो टेलीग्राम पे मैं इसका PDF भी आपको फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए जो प्रमुख तथ्य यहाँ से है, सिंधु सभ्यता के जो खोज करता है वो दयाराम साहनी है, जो 1921 ईस्वी में क्या किए थे, इसका खोज किए थे। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि 1921 में इसका खोज हुआ था। एक बात है कि सिंधु सभ्यता है, देखिए यहाँ प्राग है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, प्राग नहीं हो गया यहाँ पर, आद ऐतिहासिक, ठीक है। सिंधु जो सभ्यता है वो आद ऐतिहासिक है, यानी इसमें लिखा हुआ तो विवरण हमें मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, इसलिए ये आद ऐतिहासिक हुआ, ठीक है। और जो प्राग ऐतिहासिक होता है उसमें ना ही लिखा हुआ है और ना ही उसको पढ़ा जा सकता है, ऐसा कोई उसमें विवरण नहीं मिला है। और उसके बाद ऐतिहासिक होता है जिसमें लिखा भी गया और पढ़ा भी जाता है। तो इसलिए याद रखिए यहाँ पे प्राग नहीं होगा, आद ऐतिहासिक के रूप में इसे जाना जाता है। और इसे कांस्य युग सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। देखिए ये सबसे बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बने हुए, कई बार एग्जाम में बने हुए कि इसका आप चौहद्दी बताइए, ठीक है। चौहद्दी, ठीक है, जैसे हम लोग याद करते हैं अपना बिहार का चौहद्दी, उसी तरह। तो समझिए चौहद्दी क्या है, इसकी सीमाएं कहाँ तक थी। तो सिंधु सभ्यता की जो सीमाएं थी, उत्तर में अगर आप चल जाइए, ठीक है, तो उत्तर में मांदा तक, कहाँ तक था, मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था। और मांदा किस नदी किनारे है, तो चिनाव नदी। तो चिनाव नदी के किनारे कौन हो जाए, मांदा हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा मांदा, और किसके, चिनाव नदी के किनारे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर उत्तर के बाद नीचे आइएगा, दक्षिण में आइएगा तो दैमाबाद था, ठीक है। दक्षिण में क्या है, दैमाबाद, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में। और किस नदी के पूछेगा, तो गोदावरी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। बस आपके अंदर अगर धैर्य है तो इस क्लास को 20 मिनट जो भी होगा, 25 मिनट आप धैर्य बना के बस देख लीजिए दोस्तों। आप एक बार बात मानिए और आपका पक्का यहाँ से रिजल्ट होने वाला है। आप एक बार धैर्य से देखिए। दैमाबाद हो गया, महाराष्ट्र में हो गया। फिर आते इधर पूरब में हम लोग, तो पूरब में हो जाएगा इधर हम लोग का आलमगीरपुर हो जाएगा, ठीक है। मेरठ हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, और हिंडन नदी, ठीक है, तो पूरब में हो जाएगा। और इधर पश्चिम में चलते हैं तो सुतका कंडोर था, और कहाँ था, बलूचिस्तान में था। और किस नदी पूछेगा, तो दास। सबसे महत्वपूर्ण नदी पूछता है, किसके है, दास। फिर से एक बार देखते हैं, उत्तर में कौन सा नदी है, चिनाव है। दक्षिण में कौन है, गोदावरी है। पूर्व में कौन है, तो हिंडन है। और पश्चिम में कौन है, दास है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग और देखते हैं
सिंधु सभ्यता का, ठीक है, जो सर्वाधिक स्थल है वो कहाँ, ये भी पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक स्थल प्राप्त हुआ है वो कहाँ से हुआ है, तो वो गुजरात से हुआ। कहाँ से हुआ है, गुजरात से। तो ये भी आपको महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण बात पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो मूल निवासी थे वो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखना है कि द्रविड़ एवं कैसे थे, भूमध्य सागरीय थे। जो नागरीय सभ्यता थी वो व्यापार और मुख्य पेशा थी, ठीक है, कैसी थी, व्यापार और क्या थी, मुख्य पेशा थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछा जाता है कि एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, तो कौन था, लोथल था और सुतका कंडोर था, ठीक है। तो दो था, लोथल और सुतका कंडोर, ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या था, बंदरगाह हुआ करता था। शासन अगर देखा जाए तो यहाँ का जो शासन था वो वर्णिकों के हाथ में था। याद रखिएगा, शासन जो था वर्णिकों के हाथ में था। तो यहाँ से कुछ आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो ये आपको हम चौहदी बताएं, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इसके बाद देखते हैं सिंधु सभ्यता का जो व्यापार है। देखिए यहाँ से आयातित जो वस्तुएं थी और उसके क्षेत्र, कई बार प्रश्न पूछे हैं। जो महत्वपूर्ण है हम उसी को आपको बताएंगे, सभी को नहीं जानना जरूरी है। सोना का पूछा जाता है, तो ये अफगानिस्तान और फारस और कर्नाटक वाले क्षेत्र में होता था इसका। चांदी की अगर बात करें तो ईरान, अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया वाला क्षेत्र में था। तांबा का याद रखिएगा, ये खेतड़ी, राजस्थान और बलूचिस्तान, इस वाले क्षेत्र में था। तो यहाँ से तांबे का जो था वो यहाँ से खेतड़ी और यहाँ से मेन इसका स्थल था जो सिंधु सभ्यता में। सेलखड़ी देखिएगा, ठीक है, जो मुहर बनाया जाता था सेलखड़ी, ये कहाँ से मिलता था, तो बलूचिस्तान से, राजस्थान से और गुजरात से मिला हुआ है। ये भी आप ध्यान आपको रखना है, ठीक है। कई बार इसमें पूछा जाता है। एक सीसा पूछा जाता है, यहाँ से देख लीजिए, सीसा पूछा जाता है ईरान से, राजस्थान से, अफगानिस्तान से और दक्षिण भारत से, ठीक है। तो यहाँ के सीसा का जो साक्ष्य है मिला हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपसे यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, कि पतन के संदर्भ में विद्वानों का मत क्या था, मतलब सिंधु सभ्यता में कैसे उसका पतन हो गया, पतन हुआ, तो ऐसा कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है कि क्या सही में ऐसा हुआ। लेकिन कुछ विद्वान थे जिन्होंने अपने अनुसार अनुमान लगाया था कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। जैसे जॉन मार्शल, मैके एस राव थे। ये ऐसे विद्वान थे जिन्होंने बोला था कि बाढ़ आया और जिसके चलते उसका क्या हो गया, पतन हो गया। तो इन विद्वानों ने बताया, बहुत महत्वपूर्ण है, कि बाढ़ आया और उसका पतन हो गया। फिर थे गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर। देखिए दोस्तों, आप ऐसा नोट्स ढूंढते रह जाइएगा, आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। बहुत मेहनत करके आपके लिए हमने तैयार करके लाया है। गार्डन, चाइल्ड एवं जो व्हीलर है, इन्होंने बताया था कि बाह्य एवं आर्यों ने आक्रमण किया और जिसके चलते सिंधु सभ्यता क्या हो गया, पतन हो गया। यहाँ से मिलाने के लिए आपको दे देगा कि कैसे पतन हुआ और कौन इस बात को बताया। आगे देखिए, ओरल स्टाइन एवं एस.एन. जो घोष है, इन्होंने बताया था कि जलवायु परिवर्तन हुआ और वहां से उसका पतन हो गया। सब अलग अलग अपना ने मत दिया है, ठीक है। यहाँ से है एम.आर. साहनी ने बताया है कि भूगर्भिक परिवर्तन हुआ और वहां से उसका पतन हो गया। जॉन मार्शल ने बताया है कि प्रशासनिक जो शिथिलता थी इसके चलते पतन हो गया। और के.यू.आर. कैनेडी जो इन्होंने बताया था कि प्राकृतिक आपदा आया होगा और उस प्राकृतिक आपदा के तहत इसका क्या, पतन हो गया। तो अलग अलग वैज्ञानिक, अलग अलग जो भूगोलविद है और इतिहासकार है, उन्होंने अलग अलग तरीके से अपना मत दिया कि कैसे इसका पतन हो गया। आगे बढ़ते, देखिए भारत स्थित सबसे बड़ा अगर पूर्व हड़प्पा स्थल देखा जाए तो वो कौन है दोस्तों, वो है राखीगढ़ी। कौन सा है वो, राखीगढ़ी। सबसे आप महत्वपूर्ण ये बात यहाँ से याद रखना है, पूछेगा कि अगर भारत स्थित सबसे बड़ा पूर्व हड़प्पा स्थल कौन सा, तो वो था राखीगढ़ी था। इसके बाद देखिए, सिंधु सभ्यता के 3 चरणों में इसके विकास के क्रम दिखाया जाता है। प्रारंभिक चरण था 3300 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व। इसके बाद जैसे ये परिपक्व हुआ तो वो हो गया आपका 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व हो गया। और उत्तर हड़प्पाई देखा जाएगा तो 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व में हुआ। तो यहाँ तक के विकसित इसके थोड़े से कारण थे, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और इस बात को आप ध्यान में जरूर रखिएगा। इसके बाद चलते हैं, देखिए थोड़े और देखते हैं। यहाँ की आर्थिक स्थिति भी पूछा जाता है कहीं कहीं आपसे, तो आर्थिक स्थिति क्या थी, ठीक है। देखिए सबसे पहला आर्थिक स्थिति में क्या था, इसका इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्या था आर्थिक स्थिति में, देखते हैं हम लोग प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो यहाँ पर 2 फसल की खेती की जाती थी, हल का प्रयोग किया जाता था और फसलों की विविधता थी, अलग अलग प्रकार के फसल को लगाए जाते थे। इस बात को आप याद जरूर रखिएगा।
इसके बाद सर पूछा जाता है कि कौन कौन से फसल होते थे, तो गेहूं है, जौ है, राई है, मटर, तिल, सरसों, कपास, अनाज इत्यादि यहाँ पर फसलों को किया जाता था। तो ये भी सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन से 9 फसल थे वहाँ पे उगाए जाते थे, तो गेहूं, जौ, राई, मटर, सरसों, चावल, कपास एवं अनाज। याद रखिए पिछले बार ही एग्जाम में यहाँ प्रश्न बने हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फसल उगाए जाते थे। कृषि कार्य हेतु पत्थर एवं कांसे के बने औजारों का लोग प्रयोग करते थे, क्योंकि उस समय इतने तो डेवलप नहीं ना था, तो जो पहले औजार थे उन्हीं का लोग प्रयोग करते थे। कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने हल संभव लकड़ी का ही बनाया था। जो हल बने थे वो संभवतः किसके बने हुए थे, लकड़ी के ही बने हुए थे। ये भी आपको बात को ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए जो महत्वपूर्ण वो चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि वो पालतू जानवर किसको बनाए थे। ठीक है, पालतू जो जानवर किसको बनाए थे, तो बैल, भैंस, गाय, भेड़, कुत्ते और खच्चर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सब को उन्होंने पालतू जानवर बनाया था। तो ये भी पीछे प्रश्न पूछे गए हैं कि किसको बनाया था। इसके बाद हाथी को भी उन्होंने पालतू बना लिया गया था, और कुबड़ वाला बैल जो कि सबसे प्रिय पशु था। तो ये भी पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे प्रिय पशु कौन था, तो कुबड़ वाला बैल था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऊंट की अस्थियां कालीबंगा से प्राप्त हुई है। भी ध्यान यह रखना है कि ऊंट की जो अस्थियां वो कहां से प्राप्त हुई है, तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। ये भी परीक्षा पर क्वेश्चन ऐसे बने हुए हैं। देखिए ये बना था सुदका कंडोर में घोड़े के अवशेष के मिलने के रिपोर्ट मिले हैं, लेकिन ये संदेहग्रस्त है दोस्तों, क्योंकि वहां पे सिर्फ हड्डियां प्राप्त हुई है। ठीक है, और हड्डियां न उसके प्रारूप मिले नहीं है। हड्डी से कैसे पता चलेगा, कहीं और से आए होंगे वो रहेंगे, तो ऐसे केवल हड्डियां का प्राप्त हुआ। तो ये भी आपको याद रखिए, एक बार हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये करवाए थे। इसके बाद आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे, देखिए वो प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे, आप इस बात को याद रखिएगा। मोहर से पूछा जाता है कि हड़प्पा जो सभ्यता था, यहाँ की जो मोहरें थी, ठीक है, यहाँ की जो मोहरें थी वो कैसी थी, सेलखड़ी की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी, सेलखड़ी की। ठीक है, याद रखिएगा वो थी सेलखड़ी की, यहाँ की मोहरें बनी हुई थी। ये भी ध्यान आपको रखना है। हड़प्पा सभ्यता के सर्वोत्तम अगर कलाकृति देखा जाए तो बेलनाकार, वृत्ताकार, आयताकार और कई सारे मोहरों में देखने को मिलते हैं। एक सींग वाले सांड, वृषभ, मुहर पर चित्रित पशु, गेंडा, भैंस, हाथी, घोड़ा, हिरण। देखिए यहाँ से पीछे पर प्रश्न बना हुआ है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, वहाँ पे जो मुहर है, इस मुहर पे किस जानवर का, ठीक है, मतलब चित्र नहीं है, तो ऑप्शन वहाँ पर शेर था। ठीक है, तो इसका नहीं होगा, याद रखिएगा। किसका है, तो गेड़ा का है, भैंसा का है, हाथी का है, बाघ का है, हिरण का है, लेकिन किसका नहीं था, तो ऑप्शन दे देगा शेर देता है। ठीक है, तो इसका नहीं है, ये भी आपको याद रखिएगा। और जो मुहरें बनी होती थी, अधिकांश मुहरें सेलखड़ी की बनी होती थी। ये भी आपको बात ध्यान रखना है, कैसी थी, सेलखड़ी की बनी होती थी। इसके बाद जो यहाँ की लिपि हुआ करती थी वो भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी, भाव चित्रात्मक, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये भी ध्यान रखिएगा, किधर लिखी जाती थी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये आप ध्यान को जरूर रखिएगा दोस्तों। ये देखिए माप तौल से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि माप तौल की इकाई जो थी वो 16 की आवर्तकों में विभाजित थी। ठीक है, 16 के आवर्तकों में विभाजित थी, और सैंधव लोग मापना जानते थे, वो लोग ये माप तौल करना जानते थे। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो लोथल से हाथी के दांत से निर्मित पैमाना मिला है। मतलब उस समय लोथल से हाथी के जो दांत से उससे पैमाना बनाए जाते थे, और वो मिला हुआ है। दशमलव पद्धति पर आधारित मापतौल यहाँ पर क्या थे, मिले हुए हैं। तभी बात आपको क्या करना, ध्यान रखना है। इसके बाद देखते हैं, थोड़ी सी यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि व्यापार जो थी यहाँ पर वो विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली, उस समय तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली डेवलप नहीं था, तो इसीलिए वो समय था वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी वस्तुओं को लेन देन करके, ठीक है, जो भी वो लेते थे वो वस्तुओं को लेन देन करके लेते थे। तो याद रखिएगा वस्तु विनिमय प्रणाली वहाँ पर विकसित थी। ये प्रश्न बनते हैं, एकदम महत्वपूर्ण है। यहाँ से देखिए आप लोग के लिए मैं 100% मेहनत कर रहा हूँ, जितना हो सकता है आप लोग देने प्रयास कर रहा हूँ, और आप इस प्रश्न को एक बार जरूर देखिए। आगे, देशी व्यापार परिवहन का साधन वहां पर हुआ करता था, जिसके लिए वो लोग बैलगाड़ी, ठीक है, याद रखिएगा बैलगाड़ी, पशु, जबकि विदेशी मुख्यतः अगर उनको अपने एरिया में जाना होता था तो वो तो बैलगाड़ी से चले जाते थे, लेकिन अपने एरिया के अलावा अगर उन्हें कहीं दूसरे जगह जाना होता था तो उस समय वो लोग बैलगाड़ी के जगह पे क्या करते थे, जल परिवहन का प्रयोग करते थे। ठीक है, याद रखिएगा।
इसके बाद बंदरगाह से जुड़े कुछ शहर थे, ये भी पूछा जाता है। तो जो बालाकोट है, डाबरकोट है, सुतका कंडोर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आपको, सुतका कंडोर जो है ये बंदरगाह से जुड़े हुए क्षेत्र हुआ करते थे। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि विदेशी क्षेत्र जिन पे व्यापार हुआ करता था उसे वहाँ मक्का, ओमान, बहरीन, इन सारे क्षेत्रों को विकसित था वहाँ पे। मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेलुहा शब्द सिंधु के क्षेत्र के सबसे प्रयुक्त हुआ है। तो ये भी प्रश्न यहाँ से पिछले बार ही बना है कि जो मेलुहा शब्द है, ठीक है, ये किस क्षेत्र में विकसित हुआ है? तो सिंधु के क्षेत्र में विकसित हुआ है। और कहाँ से? तो मेसोपोटामिया अभिलेख में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कहता है कि मेलुहा शब्द का उल्लेख किस में है? तो मेसोपोटामियाई जो अभिलेख है उसी में मेलुहा शब्द का क्या प्रयोग किया गया है। लिपि मैंने आपको बताया कि लिपि वहाँ की कैसी थी? भाव चित्रात्मक, ठीक है। कैसी लिपि थी वहाँ की? भाव चित्रात्मक थी। और इस पद्धति को ब्रोस्टोफिदोन कहा जाता था दोस्तों, याद रखिएगा, इसे ब्रोस्टोफिदोन कहा जाता था। और यहाँ का जो लिखावट है वो अभी देखिए, बोले ना लिखा हुआ तो है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है, इसलिए ये आदैतेशिकल है, ठीक है, लिखा हुआ गया लेकिन पढ़ा नहीं गया है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए आगे जो है महत्वपूर्ण स्थल और यहाँ साक्ष्य, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, ये आपको हम बता रहे हैं। देखिए जो कालीबंगा है ये महत्वपूर्ण है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। और यहाँ से जोते हुए खेत, नक्शदारी ईंट और अग्निकुंड, ये सबसे महत्वपूर्ण यही है कि राजस्थान से जो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान, ठीक है। काला राजा, राजस्थान क्या होता है? देखिए राजस्थान क्या हो? गर्म क्षेत्र है, और गर्म क्षेत्र वहाँ के लोग क्या हो जाएंगे? थोड़े काले हो जाएंगे। तो याद रखिए कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। जोते हुए खेत के साक्ष्य, नक्शदारी ईंट और अग्निकुंड, ठीक है, इसका जो है प्राप्त हुआ है कहाँ से हम लोग को? कालीबंगा से हुआ। तो ये भी आप ध्यान आपको रखना है। इसके बाद मोहनजोदड़ो सबसे महत्वपूर्ण है। एक बड़ा सा स्नानागार प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ है? तो वो मोहनजोदड़ो से हुआ है। और सबसे बड़ी सैंधवकालीन इमारत, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी सैंधवकालीन जो इमारत है, पशुपति नर्तकी की मूर्ति, मतलब नृत्य करती हुई मूर्ति, ये सब मिले हुए हैं कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। यहाँ से पक्के प्रश्न बनेंगे, एक बार आप जरूर इसको ध्यान से देखिए। इसके बाद लोथल, ठीक है, लोथल से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो अग्निकुंड है और मनके का जो कारखाना है, तो मनके का जो कारखाना है ये कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। और जो अग्निकुंड है वो भी कहाँ से मिले हुए हैं? लोथल से मिले हुए हैं। तो लोथल से दो याद रखना है, एक आपको अग्निकुंड और एक मनके के कारखाना, ठीक है। तो ये याद रखिए कहाँ से है? लोथल से है। और स्नानागार कहेगा तो मोहनजोदड़ो से, ठीक है। और जोते हुए खेत का साक्ष्य पूछता है तो कहाँ से हो जाएगा? कालीबंगा से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हड़प्पा से। तो सबसे इंपॉर्टेंस पूछा जाता है जो मुहर है, एक श्रृंगी पशु का अंकन, एक सिंग वाले पशु का जो अंकन है वो कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहाँ से मिला हुआ है? तो वो हड़प्पा से मिला हुआ है, इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। इसके बाद चनहुदड़ो और मनका का कारखाना, ये भी याद रखिएगा कि देखिए लोथल से भी मिला हुआ है, बात ध्यान रखना है, लोथल से भी है और चनहुदड़ो से भी है। मनका का जो कारखाना है, ठीक है, ये दोनों जगह से मिला है, चनहुदड़ो से और लोथल से। इसके बाद कृषि जो है मुख्य फसल वहाँ पे क्या होता था? तो जौ होता था, गेहूं होता था, कपास सबसे पहले सिंधु सभ्यता में उगाया गया था, ये भी आपको बात ध्यान रखना है। बनवाली, मिट्टी के हल अगर प्राप्त हुए कहाँ से हुए? तो बनवाली से, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो नगर हुआ करते थे वो घर जो है, नगर जो विन्यास था, घर उसमें बटे हुए थे। और यहाँ पर ग्रीक पद्धति का उपयोग किया जाता था, ये भी याद रखिएगा, या इसको बोलता है ग्रिड पद्धति, ठीक है, याद रखिएगा ग्रिड, ठीक है, ग्रिड पद्धति का उपयोग हुआ करता था ना। उस सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग यहाँ पर किया करते थे, ठीक है, सूती एवं ऊनी वस्त्र, क्योंकि कपास का तो खोज हुआ था यहाँ से, ये भी आपको बात ध्यान रखना है। और इसके बाद देखिए टेराकोटा, आग में पक्की मिट्टी, ये भी याद रखिएगा, यानी काले रंग के उस पर डिजाइन होते थे, ये कहाँ से मिले हुए? तो टेराकोटा से। तो यहाँ से भी पूछा जाता है प्रश्न कि जो आग में पक्की हुई मिट्टी है उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो टेराकोटा से मिला है। वो लोग का मनोरंजन के लिए क्या कार्य होता था? तो मछली पकड़ते थे, शिकार खेलते थे, पशु पक्षियों का लड़ाई करते थे, और जंगल में जाके पासा उसा ये सब शिकार खेलने का काम था, ये सब मनोरंजन का काम वो लोग किया करते थे, ये भी ध्यान आपको रखना है। इसके बाद देखिए
स्वास्तिक यानी सूर्य का पूजा का साक्ष्य मिला है। और ये जो क्षेत्र था वो मातृ प्रधान था, यहाँ पे मातृ का वो लोग, मातृ देवी की यानी प्रकृति का वो लोग पूजा किया करते थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रकृति का पूजा ये लोग किया करते थे। सबसे महत्वपूर्ण है कि कुब्बड़ वाले बैल यानी ये पूजनीय था इन लोग के लिए, ठीक है। कुब्बड़ वाले जो बैल था इन लोग के लिए क्या था, पूजनीय था। देखिए यहाँ से पीछे बार प्रश्न बने हैं कि मंदिर का अवशेष, क्लियर लिखा हुआ है कि यहाँ से मंदिर के अवशेष नहीं बने। देख लीजिए आपको ध्यान से इसके कि यहाँ पर मंदिर के अवशेष जो है वो नहीं मिले हैं। और ये मातृ देवी की उपासना ज्यादा करते थे, मातृ देवी की पूजा पाठ करते थे। यहाँ पे हवन वन ये सब का कुछ कर्म कांड यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पे प्रकृति की पूजा करते थे। और कुब्बड़ वाले बैल को लोग अपना पूजनीय मानते थे। घोड़ा का जो अस्थि है वो सुतका कंडोर और कालीबंगा और लोथल, ये तीन क्या था, बंदरगाह था। और इन बंदरगाहों से ही ये मिले हुए हैं। तो कैसे कहा जा सकता है कि ये वहीं के थे, कहीं से होंगे और व्यापार करते समय वहाँ ला दिए गए हैं। इसीलिए अगर पूरी तरह से पूछा जाए तो घोड़े का साक्ष्य नहीं है, वहाँ पे सिर्फ हड्डियों का साक्ष्य मिला हुआ है। तो ये भी आपको बात को ध्यान रखना है। यातायात के लिए 2 पहिए 4 पहिए वाले बैलगाड़ियों या भैंस गाड़ियों का लोग प्रयोग करते थे, लेकिन लोग तलवार से परिचित नहीं थे। अर्थात हम साधारण भाषा में जाने तो ये लोग लोहा से भी परिचित नहीं थे। ध्यान रखिएगा, लोहा से परिचित ये लोग नहीं थे। तलवार करने का मतलब क्या है, लोहा, इससे लोग परिचित नहीं है। और दाह संस्कार विधि युग्म समाधि लोथल एवं कालीबंगा से मिला हुआ है, जहाँ पे दाह संस्कार भी किया जाता था, ठीक है। और इसके बाद है दाह सौ मोहनजोदड़ो एवं गाड़न यानी हड़प्पा से भी मिला हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे ऐसे सिंधु सभ्यता में जो लोगों की परंपराएं थी वो विकसित थी। देखते हैं थोड़ी सी सामाजिक स्थिति यहाँ पे क्या थी। तो परंपरागत परिवार, ठीक है, जो सिंधु सभ्यता वो मातृसत्तात्मक, पहले आपको बताया है जो परिवार था वो मातृसत्तात्मक था। यहाँ पे माता की जो ज़्यादा मतलब मानते थे लोग। समाज जो है वो अनेक वर्गों में बटा हुआ था, जिसमें से पुरोहित और व्यापारी, ठीक है, पुरोहित और कौन थे, व्यापारी, अधिकारी, शिल्प, जुलहे, श्रमिक, ये सब में क्या था, विभाजित था। और याद रखिएगा एक और महत्वपूर्ण है, इनमें सबसे जो ना, इनमें व्यापारी जो थे वो सबसे ज़्यादा प्रभावी थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, व्यापारी सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। योद्धा वर्ग अस्तित्व का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। और संभवतः याद रखिएगा दास प्रथा यहाँ प्रचलित थी। तो पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता में कौन सी प्रथा थी, जो दास प्रथा है यहाँ पर प्रचलित थी। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आभूषणों का प्रयोग पुरुष और महिलाएं दोनों किया करते थे, ठीक है। जो ज़्यादा धनी हुआ करते थे वो जो हाथी है उसके दांतों का प्रयोग करते थे, और जो गरीब हुआ करते थे वो सुअर का, इन सब का हड्डियों का मतलब अपना आभूषण बनाते थे। तो ये भी आपको बात ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैंने आपको एक तरह से शॉर्ट वे में आपको समझाने का प्रयास किया, कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। एक और इसके क्लास लेंगे जिसमें आपको हम इसके जो भी नदी किसके किनारे थे ये भी आपको 2 क्लास में और बताएंगे, जो आगे वीडियो में बनाएंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए अगला एक और क्लास में आपको करा देंगे। तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है, बताइएगा सीरीज कैसा है।